इससे पहले हमने फिशर की कंडीशन या फिशर से रिलेटेड जो भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स था वो कवर कर लिया है। उसी के कंटिन्यूएशन में हमारी ये क्लास है। यहाँ डिफरेंशियल डायग्नोसिस डिस्कस करेंगे, यानी अगर फिशर जहाँ सस्पेक्ट कर रहे हैं तो कौन कौन से कंडीशन है जिससे डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत है ताकि आपकी एक्चुअल डायग्नोसिस फिशर की बन जाए। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में अगर बात करें तो फर्स्ट कंडीशन है जिसे डिफरेंशिएट करेंगे, यानी जिसमें फिशर जैसे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होगा, वो होगा कार्सिनोमा ऑफ एनल कनाल, यानी रेक्टल कार्सिनोमा की कंडीशन में सिमिलर प्रेजेंटेशन हो सकता है। यहाँ भी ब्लीडिंग होती है, फिशर की कंडीशन में ब्लीडिंग होती है, इसी वजह से हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं कि अगर फिशर इन एनो की कंप्लेन होगी तो वहाँ पेनफुल ब्लीडिंग होगी। रेक्टल कार्सिनोमा की कंडीशन में पेनलेस ब्लीडिंग होती है, अर्ली स्टेज के अंदर पेनलेस ब्लीडिंग होगी, और यहाँ ब्लीडिंग जो होगी ऑन एग्जामिनेशन अगर आपने टच किया तभी ब्लीडिंग हो सकती है। रेक्टल कार्सिनोमा की कंडीशन में पेनलेस ब्लीडिंग होगी, और वहाँ जो ब्लीडिंग होगी ब्लीडिंग ऑन टच होगा, यानी आपने एग्जामिन किया, पर एग्जामिनेशन किया, वहीं पे आपको ब्लीडिंग फील होगी, यानी जो आपकी फिंगर होगी स्मीयर्ड होगी किससे, ब्लड से। पर फिशर की कंडीशन में ऐसा नहीं होता, वहाँ पेनफुल ब्लीडिंग होगी, यानी पेनफुल ब्लीडिंग की कंडीशन होगी। तो इस फीचर्स के बिहाफ पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा पर रेक्टल एग्जामिनेशन जब करोगे, रेक्टल कार्सिनोमा की कंडीशन होगी तो वहाँ स्वेलिंग मिलेगी। स्वेलिंग जो होगी उसकी कंसिस्टेंसी क्या होगी, हार्ड होगी, हार्ड इरेगुलर सरफेस होगा उसका, यानी जो स्वेलिंग रेक्टल कार्सिनोमा की कंडीशन में स्वेलिंग डेवलप होती है तो उसकी जो फाइंडिंग होगी वो फॉर्म होगी, कंसिस्टेंसी उसकी क्या होगी, स्वेलिंग की फॉर्म कंसिस्टेंसी होगी, और ईजी टू ब्लीड होगा, यानी ऑन टच ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये कुछ क्लिनिकल फाइंडिंग है जिसके बिहाफ पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं रेक्टल कार्सिनोमा को फिशर से। तो फिशर की कंडीशन में यहाँ कोई स्वेलिंग नहीं होती, स्किन टैग प्रेजेंट हो सकता है, लेनियर टीयर होता है, तो ये आप इसके बिहाफ पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ऐसे ही वहाँ पेनफुल ब्लीडिंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो कंडीशन इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के अंदर जितनी भी कंडीशन है वहाँ पॉसिबिलिटी क्या होती है, ब्लीडिंग की कंप्लेन हो सकती है। तो इन्फ्लेमेटरी बाउल, वहाँ भी पेन हो सकता है पेशेंट को। तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ से आप डिफरेंशिएट करेंगे, वेनरल डिजीज़ है उससे डिफरेंशिएट करेंगे, एनल शंकर है जो खासतौर से सिफिलिस की कंडीशन होती है तो यहाँ उससे डिफरेंशिएट करेंगे, ट्यूबरकुलर अल्सर है उससे डिफरेंशिएट करेंगे, और प्रोक्टाल्जिया फ्यूगस है, ये कंडीशन होती है जहाँ पे पेरियनल एरिया के अंदर या टेल बोन का एरिया होता है वहाँ पेन होता, ठीक है। तो इन कंडीशन से डिफरेंशिएट करेंगे ताकि आपकी एक्चुअल डायग्नोसिस फिशर की बन जाए, क्योंकि फिशर की कंडीशन में एक क्लिनिकल फीचर क्या है, पेन का भी है। तो यहाँ जो प्रोक्टाल्जिया फ्यूगस है यहाँ भी पेशेंट को पेरियनल एरिया के अंदर या टेल बोन का जो एरिया होता है वहाँ पेशेंट को भी पेन होता है, तो कई बार ये मिसडायग्नोस हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे असेसमेंट। तो जब भी हम पेशेंट जो आपके पास आता है उसको असेस करते हैं, असेस करने का हमारा सबसे बेस्ट मेथड है पर रेक्टल एग्जामिनेशन। पर रेक्टल एग्जामिनेशन जब हम करते हैं तो उसमें इंस्पेक्शन भी करते हैं, डिजिटल एग्जामिनेशन भी करते हैं, और उसमें प्रोक्टोस्कोपी एग्जामिनेशन भी करते हैं। तो जो पर रेक्टल एग्जामिनेशन में हर बार मैंने बताया कि वही मेथड होगा कि हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती है, कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए होती है जिसके बिहाफ पे हम पर रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें खास तौर से आपको इस ट्रे के अंदर दिख रहा है कि यहाँ पे जेली है, लुब्रिकेंट जेली प्रेजेंट है, ग्लव्स है, टॉर्च है, और यहाँ पे ईयरबड प्रेजेंट है कि क्लीनिंग के लिए। उसके बाद पेशेंट की पोजिशनिंग करते हैं, उसके बाद अपने फिंगर को ग्लव करते हैं। ग्लव करने के बाद हम पेशेंट की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए पेशेंट से कंसल्ट लिया और पेशेंट की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए पर रेक्टल एग्जामिनेशंस में खासतौर से इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन के बाद जो भी एबनॉर्मल फाइंडिंग होगी उसको नोट करेंगे। उसके बाद जब आप एश्योर हो गए कि आपने इंस्पेक्शंस का जो प्रोसीजर है, इंस्पेक्शंस आपको जितना करना है, आपने जो भी एबनॉर्मल कंडीशन उसको नोट कर लिया, उसके बाद आप प्रोसीड करते हैं डिजिटल एग्जामिनेशंस के लिए। डिजिटल एग्जामिनेशंस के लिए आप अपने फिंगर को लुब्रिकेट करते हैं, लुब्रिकेट एनेस्थेटिक जेली से करेंगे। उसके बाद फिंगर को ईल्ड करते हैं, ईल्ड करने के बाद आप फिंगर को इंसर्ट करेंगे, फर्स्ट टुवर्ड द अम्बिलिकस एंड देन टुवर्ड द सेक्रम। तो ये हमारा मूवमेंट होता है। उसके बाद अपनी फिंगर को ऑल डायरेक्शन में अलोंग द वॉल ऑफ द रेक्टम मूव करते हैं, और उसके बाद कोई भी एबनॉर्मल फाइंडिंग आपकी फिंगर से जो टच हो रही है, जो एबनॉर्मल फाइंडिंग आपको फील हो रही है, उसको परसीव करना है, उसकी इमेज जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो जब भी कोई सर्जन होता है वो अगर इस तरह के एग्जामिनेशन से फैमिलियर है तो वो अपने फिंगर से जो वो फील करता है उसकी एक पिक्चर उसके दिमाग के अंदर बन जाती है कि पॉसिबल डायग्नोसिस क्या हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हम फर्दर प्रोसीड करते हैं टुवर्ड्स द प्रोक्टोस्कोपी एग्जामिनेशन। तो यहाँ भी फिशर की कंडीशन में जो इनिशियल हमारा डायग्नोसिस हो जाता है इंस्पेक्शन से, प्रोक्टोस्कोपी एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती? क्योंकि फिशर जो होगा
जो एनल वर्ज के एरिया पे एनोडर्म का एरिया वही डेवलप होता है और वो इंस्पेक्शन में दिख जाता है। स्किन टैग प्रेजेंट है वो दिख जाएगा, अगर हाइपरट्रोफिक पेपिला है तो वो दिख जाएगा, लिनियर टीहर एनल वर्ज पे तो वो आप इंस्पेक्शन में ही देख सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारा पार्ट होता है एग्जामिनेशन में, जहाँ डिजिटल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, उसका मकसद होता है सिर्फ इंस्फिंक्टर टोन को असेस करना और इंस्फिंक्टर स्पास की कंडीशन है उसको असेस करना। अगर इंस्फिंक्टर टोन कम है यानी इंस्फिंक्टर टोन नॉर्मल है या स्पास की कंडीशन नहीं है, तभी हम प्रोसीड करेंगे किसके लिए, प्रोक्टोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए। नॉर्मल कंडीशन में हम प्रोक्टोस्कोपिक एग्जामिनेशन नहीं करते। जब आपने डिजिटल एग्जामिनेशन किया उसमें और हिस्ट्री आपने जब ली आपने, तो उसमें अगर कोई चीज़ ऐसी निकल के आ रही है जहां आपको लगता है नहीं कि एसोसिएटेड डिजीज कंडीशन हो सकती है, फिशर के साथ साथ कोई और कंडीशन है जो हिडन है, उसको एग्जामिन करने के लिए आप रेक्टल एग्जामिनेशन में प्रोक्टोस्कोपिक एग्जामिनेशन को इंक्लूड कर सकते हैं। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ दी कंडीशन में जहाँ फिशर से पेशेंट सफ़र कर रहा है, हमारा दो पार्ट होता है, एक होता है इंस्पेक्शन और सेकेंड पार्ट होगा डिजिटल एग्जामिनेशन। इसी से हमारी डायग्नोसिस बन जाती है। जब हमें लगता है कि नहीं हमें कोई और हिडन कॉज है जिसके वजह से पेशेंट की जो सफरिंग है उस हिडन कॉज के वजह से है, उस हिडन कॉज को अगर आप इवैल्यूएट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप प्रोक्टोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ दी कंडीशन में जो डायग्नोसिस हो जाती है इंस्पेक्शन और डिजिटल एग्जामिनेशन से। ट्रीटमेंट की हम बात करेंगे, अगर फिशर इन एनओ की कंडीशन है तो इसमें हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो फर्स्ट पार्ट जिसके अंदर इंक्लूड होता है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के अंदर वो है कुछ जनरल मेजर्स हैं, यानी पेशेंट को हम इंस्ट्रक्ट करते हैं कुछ जनरल मेजर्स के लिए, यानी खासतौर से अब कहें लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस और पेशेंट की जो खासकर डाइटरी हैबिट है उसमें मॉडिफिकेशंस के लिए हम पेशेंट को बोलते हैं। इसमें एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को। एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक जब हम कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि यहाँ फ्लूइड इनटेक कितना होना चाहिए, मिनिमम 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर पर डे। तो ये हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं। क्यों इंस्ट्रक्ट करते हैं, इसके पीछे रीज़न है कि मेजॉरिटी ऑफ द कंडीशन में जो फिशर डेवलप होता है वो ऑल बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन डेवलप होता है। तो कॉन्स्टिपेशन को अगर रिलीव करना है तो हमें क्या देना है, लिक्विड कंटेंट है वो बढ़ाना है। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक के लिए बोलते हैं। इसमें 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर हम एडवाइस करते हैं। ऐसे ही फाइबर रिच डाइट एडवाइस करते हैं जिसमें वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स है या ब्राउन राइस है, ये हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को। क्यों एडवाइस करते हैं कि इन कंटेंट के अंदर फाइबर कंटेंट ज़्यादा है, तो हमें फाइबर इंटेक बढ़ाना है। तो जो डाइट है, डाइट खास तौर से उस डाइट को हम चूज़ करेंगे जिसके अंदर फाइबर कंटेंट ज़्यादा है। जैसे वेजिटेबल्स हैं उसके अंदर फाइबर ज़्यादा है, फ्रूट्स हैं उसके अंदर फाइबर ज़्यादा है, या ब्राउन राइस है उसके अंदर जो फाइबर कंटेंट होगा वो ज़्यादा होगा। इसके अलावा हम बल्क फॉर्मिंग एजेंट देंगे। बल्क फॉर्मिंग एजेंट साइलियम हस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं या ब्रान का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जो स्टूल को बल्क में कन्वर्ट करेगा, यानी बल्क फॉर्मिंग होगा। अगर बल्क नहीं होता तो वो भी कॉन्स्टिपेशन का एक कॉज होता है, खासतौर से जब प्रोटीनस डाइट ले रहे होते हैं तो वहाँ जो स्टूल फॉर्म होता है वो बल्क में नहीं फॉर्म होता, तो वो कॉज होता है, वो स्टिकी होता है जो रिजल्ट कर सकता है किसके अंदर, कॉन्स्टिपेशन के अंदर। तो यहाँ बल्क फॉर्मिंग एजेंट देंगे। इसके अलावा अगर इससे भी आराम नहीं मिलता तो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं स्टूल सॉफ्टनर के लिए, ठीक है। तो इसमें स्टूल सॉफ्टनर हम दे सकते हैं। अगर पेशेंट को पेन है तो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट आप एडवाइस कर सकते हैं, जिसमें लिग्नोकेन 5% या 2% आप एडवाइस कर सकते हैं जेली फॉर्म में। ये एडवाइस कर सकते हैं स्टूल सॉफ्टनर के तौर पर आप कोई भी जो सॉल्यूशन है जैसे लैक्टोलोज सॉल्यूशन है आप उसको एडवाइस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम एडवाइस करते हैं ये सिट्स बात करेंगे लुकवार्म वाटर से। सिट्स बात करने से बेनिफिट ये होता है, एक तो एडिमा वहाँ से सबसाइड होगा, पेन सबसाइड होता है, जो नर्व एंडिंग होती है जो एक्सपोज होती है, जो हमने डिस्कस किया था फिशर इन एनओ की कंडीशन में। अगर आप सिट्स बात कराते हैं नर्व एंडिंग की सूदिंग इफेक्ट आता है, नर्व एंडिंग के जो एक्सपोज नर्व एंडिंग है उसमें सूदिंग इफेक्ट आएगा। उस सूदिंग इफेक्ट की वजह से पेशेंट को पेन नहीं होता, तो पेन सबसाइड होता है ऑल बिकॉज ऑफ सूदिंग इफेक्ट। तो सिट्स बात करने का फर्स्ट बेनिफिट ये है कि वो जो पेन होगा पेन सबसाइड हो जाएगा। और इसके अलावा क्लीनिंग होती है पेरियनल एरिया की। कई बार अगर पेशेंट पेनफुल कंडीशन में है तो वो क्लीनिंग उस तरह से नहीं कर पाता, तो सिट्स बात ले रहा है तो उससे क्लीनिंग होगी तो वो जो हीलिंग का प्रोसेस है, फिशर का एक अल्सर है तो उसका हीलिंग का प्रोसेस इन्हांस होगा। हीलिंग के लिए ज़रूरी है कि वो एरिया क्लीन हो, असेप्टिक एरिया हो। तो इस पर्पज़ के लिए हम सिट्स बात कराते हैं। तो सिट्स बात कराने का हमारा दो मकसद है, एक तो पेन को रिलीव करना और सेकेंड मकसद है क्लीनिंग करना जिससे हीलिंग एडवांस हो। हीलिंग होगी तभी पेशेंट को रिलीफ भी मिलेगा। तो सिट्स बात हम कराएंगे ऐसे पेशेंट के अंदर। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशंस को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, यानी कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन इसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। यहाँ रेगुलर एनल डायलिटेशन आप कर सकते हैं, खास तौर से जहाँ आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि नैरोइंग है,
एनल कनाल की, कुछ हो सकता है कंजेनाइटल कॉज की वजह से, या ऑपरेशन के बाद वहाँ स्ट्रिक्चर डेवलप हो जाता है। तो स्ट्रिक्चर डेवलप होने की कंडीशन में वहाँ एनल डायलेटर्स आता है, और एनल डायलेटर्स वो पेशेंट भी यूज़ कर सकता है, और कई बार एनल डायलेटेशन हम प्रोसीजर के तौर पे भी करते हैं। तो यहाँ पेशेंट को आप एनल डायलेटर्स, जो मार्केट के अंदर डिस्पोजेबल एनल डायलेटर्स आता है, वो एडवाइस कर सकते हैं, और आफ्टर डेफिकेशन पेशेंट एनल एरिया की डायलेटेशन वो खुद कर सकता है। तो वो एजुकेट आप कर सकते हैं एनल डायलेटेशन, जहाँ आप स्ट्रिक्चर कॉज है किसके लिए, स्ट्रिक्चर कॉज है या नैरोइंग कॉज है किसके लिए, फिशर के लिए, तो वहाँ एनल डायलेटेशन, यहाँ ग्रेजुअल डायलेटेशन होगा, जो स्फिंक्टर का स्पाज्म में वो खत्म हो जाएगा, तो फाइनली वहाँ हीलिंग हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑपरेटिव ट्रीटमेंट, यानी ये हमारा कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है। तो मेजॉरिटी ऑफ द कंडीशन में जो एक्यूट फिशर होता है वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ही हील हो जाता है, वहाँ कोई इंटरवेंशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑपरेटिव ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिव ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं एक्यूट फिशर के लिए भी, ऑपरेटिव ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं क्रॉनिक फिशर्स के लिए। मेजॉरिटी ऑफ द कंडीशन में हम ऑपरेटिव इंटरवेंशन करते हैं क्रॉनिक फिशर के लिए। तो कुछ कंडीशन है जहाँ एक्यूट फिशर के लिए हम ऑपरेटिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो इसमें जो हमारा ट्रीटमेंट होगा ऑपरेटिव ट्रीटमेंट एक्यूट फिशर के लिए अगर हम बात करें या क्रॉनिक फिशर्स के लिए बात करें, तो एक्यूट फिशर्स की जहाँ हम बात करें तो दो तरह से हम यहाँ स्ट्रेचिंग करते हैं एनल स्फिंक्टर्स की। तो एनल स्फिंक्टर स्ट्रेचिंग क्यों कर रहे हैं कि ये कॉज है किसके लिए, स्पाज्म के लिए। स्फिंक्टर स्पाज्म डेवलप होगा या नर्विंग डेवलप हो रही है, तो जब भी फीकल कंटेंट पास होगा एक शेयरिंग प्रेशर डालेगा, उसके वजह से वहाँ टीयर होगा, टीयर होने के नतीजे में वहाँ फिशर डेवलप हो जाएगा। तो अगर आपने नर्विंग को रिमूव नहीं किया, ओवरकम नहीं किया, तो वहाँ बार बार ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा, बार बार वहाँ स्ट्रेचिंग होगी और बार बार वहाँ टीयर होगा, तो वो हील नहीं हो सकता। तो हमारा जो मोटिव होता है ख़ासतौर से ऑपरेटिव इंटरवेंशन का, कि वो एनल कनाल जो नैरो डाउन हो गया है उसको स्ट्रेच कर देना। तो उसको कैसे स्ट्रेच कर सकते हैं, डायलेटेशन की मदद से। तो इसमें मेथड से दो मेथड्स है जो एक्सप्लेन्ड है, एक है रेस्मियर मेथड और सेकंड है लॉर्ड्स डायलेटेशन। यानी एनल डायलेटेशंस के दो मेथड्स हैं, एक है रेस्मियर मेथड और दूसरा है लॉर्ड्स मेथड। तो वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। तो अगर हम रेस्मियर मेथड्स की बात करें, रेस्मियर डायलेटेशन ऑफ एनल कनाल, ये एक्सप्लेन किया गया 1829 में। यहाँ डायलेटेशन का मेथड ये है कि आपने पेशेंट को एनेस्थीसिया दे दिया है, आपने स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया या जनरल एनेस्थीसिया, जो भी पेशेंट के लिए सूटेबल है वो एनेस्थीसिया दिया। उसके बाद इनिशियल एक्सप्लोरेशन के बाद, इनिशियल एग्जामिनेशंस के बाद आप अपने लुब्रिकेटेड फिंगर्स को एनल कनाल के अंदर एंटर करेंगे। उसके बाद ग्रेजुअल हम क्या करते हैं, ग्रेजुअल हम मसाज करते हैं एनल कनाल के अंदर, और इससे क्या होगा, जो स्फिंक्टर होगा वो रिलैक्स होगा। उसके बाद वन फिंगर आपने इंसर्ट किया था, उससे आपने मसाज दिया। कुछ ड्यूरेशन के बाद आपको फील होगा कि जो एनल स्फिंक्टर है रिलैक्स हो गया है, तो आप इजीली सेकंड फिंगर इंसर्ट कर सकते हैं। सेकंड फिंगर यानी राइट हैंड का फर्स्ट फिंगर और लेफ्ट हैंड का फर्स्ट फिंगर आपने इंडेक्स फिंगर यानी इंसर्ट किया। उसके बाद अगर दो फिंगर का आप ग्रेजुअल स्ट्रेचिंग करेंगे, स्ट्रेचिंग करने के बाद आपको महसूस होगा कि आप दो फिंगर इजीली वहाँ इंसर्ट कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट जो राइट हैंड है उसका आप मिडल फिंगर भी इंसर्ट करोगे, और लेफ्ट हैंड का इंडेक्स फिंगर इंसर्ट करने के बाद आप ग्रेजुअल मसाज करते हो। उसके बाद आपको महसूस होगा कि आप सेकंड फिंगर भी यानी मिडिल फिंगर भी लेफ्ट हैंड की आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो जहां दो फिंगर राइट हैंड और दो फिंगर लेफ्ट हैंड का इंसर्ट कर पा रहे हैं एनल कनाल के अंदर, ये प्रोसीजर कहलाएगा रेस्मियर मेथड। तो रेस्मियर मेथड में हम यानी फोर फिंगर, एक्चुअल में क्या डायलेटेशन है, फोर फिंगर ने टू फिंगर इच हैंड की टू फिंगर, ठीक है। तो ये मेथड होता है जहां पे हम ग्रेजुअल स्ट्रेचिंग करते हैं और पेशेंट को एनेस्थीसिया देने के बाद हम ये प्रोसीजर करते हैं। तो फर्स्ट जो मेथड है वो रेस्मियर मेथड है, यहाँ हम एनल डायलेटेशन करेंगे, ग्रेजुअल डायलेटेशन करेंगे अप टू फोर फिंगर, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि बेहतर कौन सा है, लॉर्ड्स डायलेटेशन या रेस्मियर मेथड, तो रेस्मियर मेथड बेहतर है, बेहतर ऑप्शन है जहां आप एनल डायलेटेशन करना चाह रहे हैं। क्यों, यहाँ विग्रस डायलेटेशन नहीं करते, यहाँ ग्रेजुअल डायलेटेशन करते हैं। और इसके अलावा यहाँ कॉम्प्लिकेशन, चूंकि विग्रस डायलेटेशन नहीं करते तो यहाँ कॉम्प्लिकेशन लेस इन्वाइटेबल है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, लेस इन्वाइटेबल। कॉम्प्लिकेशन क्या डेवलप हो सकता है, आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाकर उसको स्फिंक्टर को आपने स्ट्रेच किया, ऐसी कंडीशन में स्फिंक्टर क्या हो सकता है, टीयर हो सकता है। टीयर होगा तो फीकल इनकंटिन्यूअस की कंडीशन डेवलप हो सकती है, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो रेस्मियर मेथड के साथ अगर ग्रेजुअल डायलेटेशन कर रहे हैं तो ये कॉम्प्लिकेशन लेस इन्वाइटेबल है, क्लियर है। ये लेस विगरस
मेथड है, इसी वजह से यहाँ कॉम्प्लिकेशन लेस इन्वाइटेबल है। सेकंड मेथड है वो है लॉर्ड्स डायलेटेशन। रेस्मियर और लॉर्ड्स डायलेटेशन में फ़र्क इतना है कि यहाँ हम 8 फिंगर डायलेटेशन करते हैं, रेस्मियर में हम 4 फिंगर डायलेटेशन कर रहे थे। ये पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि हम रेस्मियर मेथड करेंगे या लॉर्ड्स डायलेटेशन करेंगे। सपोज कि स्पाज्म बहुत ज़्यादा है, आपने इंट्रा ऑपरेटिव या प्री ऑपरेटिव में एग्जामिन किया, प्री ऑपरेटिव पीरियड में आपने एग्जामिन किया पेशेंट को, वहाँ स्पाज्म की कंडीशन ज़्यादा थी, तो ऐसी कंडीशन में आप अगर 4 फिंगर डायलेटेशन कर रहे हैं तो पॉसिबल है कि स्पाज्म उस तरह से ओवरकम नहीं होगा, तो आप 8 फिंगर डायलेटेशन कर सकते हैं। तो 8 फिंगर डायलेटेशन जो मेथड होगा वो बेसिकली होगा लॉर्ड्स डायलेटेशन का। यहाँ भी वही उसी तरह से है, पेशेंट को हम एनेस्थीसिया के अंदर रखते हैं या जनरल एनेस्थीसिया के अंदर रखेंगे, उसके बाद ग्रेजुअल हम डायलेटेशन करते हैं अप टू 8 फिंगर। तो यहाँ अगर हम ड्रॉबैक की बात करें इस मेथड की, तो ड्रॉबैक ये है कि यहाँ विग्रस स्टिचिंग होती है, इसके नतीजे में क्या हो सकता है, स्फिंक्टर टीयर हो सकता है, टीयर होगा तो कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन क्या है, कॉम्प्लिकेशन है इनकंटिनेंस, फीकल इनकंटिनेंस हो सकता है ऐसी कंडीशन में, ठीक है। तो ये एक्यूट फिशर के लिए जहां स्पास की कंडीशन है तो 2 मेथड है। आप सिंपली क्या करते हैं, एनल डायलेटेशन करते हैं। एनल डायलेटेशन के बाद एक तो जो फिशर बेड है वो टीयर हो जाता है, नया जख्म बन जाता है, जो फाइब्रस टिश्यू वहाँ डिपॉजिट हुआ है वो भी ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने की कंडीशन में स्पास ने आपने कम कर दिया और साथ साथ में नया जख्म बन गया, वो फाइनली हील हो जाएगा। तो स्पॉन्टेनियस हीलिंग हो जाती है, अपने आप हीलिंग हो जाती है और कोई हमें कुछ मैन्यूवर करने की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल आप सिट्स बात कराते हो पोस्ट प्रोसीजर में और विद इन टाइम, विद इन 1 वीक वो हीलिंग हो जाएगी वहाँ पे। तो एक्यूट फिशर में हर कंडीशन में हम ऑपरेटिव इंटरवेंशन नहीं देते, उन्हीं कंडीशन में देते हैं जहाँ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से पेशेंट को आराम नहीं मिल रहा है या जहाँ स्पास की कंडीशन है या स्फिंक्टर टोन बढ़ा हुआ है, वहीं हम क्या करेंगे, ऑपरेटिव इंटरवेंशन में लॉर्ड डायलेटेशन या रेस्मियर मेथड करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें क्रोनिक फिशर की कंडीशन में। तो क्रोनिक फिशर मैंने बता दिया था पहले ही कि यहाँ सीवियरिटी लेस होगी पर ड्यूरेशन ज़्यादा होगा, साथ साथ में यहाँ स्किन टैग प्रेजेंट होगा और हाइपरट्रॉफिक पेपिला प्रेजेंट होगा। तो यहाँ ट्रीटमेंट हमारा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ जो ट्रीटमेंट हमारा होगा, फर्स्ट हम करेंगे स्ट्रेचिंग ऑफ द एनल कनाल या एनल स्फिंक्टर करेंगे, उसके बाद फिशरेक्टोमी, यानी जो फिशर है उसको हम एक्सरसाइज करेंगे, ये प्रोसीजर कहलाएगा फिशरेक्टोमी, यानी फिशर को हम कट करेंगे। इसके अलावा स्फिंक्टरेक्टोमी करते हैं, स्फिंक्टर है उसको कट करते हैं। इसको कट करेंगे, स्फिंक्टर को कट करेंगे, तो इंटरनल स्फिंक्टर कट किया जाता है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर कट नहीं किया जाता। तो क्रोनिक फिशर की कंडीशन में जहां स्किन टैग प्रेजेंट है, स्पास की कंडीशन है, वहाँ हीलिंग नहीं हो रही है, एक्यूट फिशर कन्वर्ट हो गया क्रोनिक फिशर्स के अंदर, ड्यूरेशन ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में आपने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद भी पेशेंट को आराम नहीं मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम ट्रीटमेंट क्या देंगे, ऑपरेटिव इंटरवेंशन देंगे। तो ऑपरेटिव इंटरवेंशन के अंदर हम 3 चीज़ें करते हैं। फर्स्ट एनल कनाल की स्ट्रेचिंग करेंगे, जो स्ट्रेचिंग करने का जो ट्रीटमेंट मेथड बताया मैंने वो 2 मेथड है, रेस्मियर मेथड और लॉर्ड्स डायलेटेशन, वैसे ही करेंगे। सेकंड जो हमारा होगा, यहाँ फिशरेक्टोमी करेंगे, यानी फिशर को हम सर्जिकली रिमूव करते हैं। थर्ड हमारा जो कंपोनेंट होगा ऑपरेटिव इंटरवेंशन का वो होगा स्फिंक्टरेक्टोमी, स्फिंक्टर को कट करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ जो फिशरेक्टोमी की हम बात करें तो फिशरेक्टोमी हम कर सकते हैं, डोर्सल फिशरेक्टोमी हम कर सकते हैं, या एनेस्थीसिया के अंदर करेंगे। जो स्पेसिमेन आपने रिसीव किया है आफ्टर फिशरेक्टोमी उसको बायोप्सी या हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी के लिए भेजेंगे। क्यों भेजेंगे, पॉसिबिलिटी क्या होती है, कार्सिनोमा की कंडीशन में या ट्यूबरक्लोसिस के नतीजे में भी फिशर डेवलप होता है। तो जो फर्स्ट मेथड है फिशरेक्टोमी का वो है डोर्सल फिशरेक्टोमी हम करेंगे और उसके साथ साथ स्फिंक्टरेक्टोमी करेंगे। डोर्सल क्या करेंगे, डोर्सल फिशरेक्टोमी करेंगे, इसके साथ साथ स्फिंक्टरेक्टोमी भी करेंगे। स्फिंक्टर भी हम कट करते हैं, ठीक है, कुछ फाइबर्स जो स्फिंक्टर्स के होंगे उनको हम कट करेंगे। जो आपने एक्सरसाइज किया फिशर बेड को, जो एक्सरसाइज किया उसकी आप हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी कराते हैं। क्यों कराते हैं, तो कई बार फिशर डेवलप होता है कार्सिनोमा के नतीजे में, कई बार फिशर डेवलप होता है ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन के नतीजे में। तो हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी से वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कार्सिनोमा की वजह से डेवलप हुआ है या ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। तो यहाँ जो डोर्सल फिशरेक्टोमी कह रहे हैं, यहाँ पे हमने फिशर को कट किया, वहीं से हम क्या करेंगे, जो स्फिंक्टर होगा उसको बाहर निकालेंगे और उसके कुछ फाइबर्स को हम कट कर देते हैं। तो इंटरनल फाइबर जो होगा वही हम कट करेंगे। 2 तरह के स्फिंक्टर्स होता है, एक एक्सटर्नल और दूसरा है
इंटरनल। तो यहाँ इंटरनल फाइबर्स को ही हम कट करते हैं, एक्सटर्नल फाइबर्स को नहीं कट करते। क्लियर? एक और मेथड है स्फिंक्टेरेक्टोमी का, वो है लेटरल स्फिंक्टेरेक्टोमी। लेटरल जो सेकंड मेथड है वो है लेटरल स्फिंक्टेरेक्टोमी। तो यहाँ हम बेसिकली राइट या लेफ्ट साइड पे, लेटरल साइड पे, एनल कनाल के राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे हम एक निक देते हैं, 11 नंबर ब्लेड से निक देंगे। निक देने के बाद आप आर्टरी फोर्सेप्स को एंटर करते हो। आर्टरी फोर्सेप्स को उस वुंड पे जहाँ स्टेप वुंड दिया है वहाँ से आर्टरी फोर्सेप्स एंटर करोगे, उसके ब्लेड को ओपन करोगे। ब्लेड को ओपन करने की वजह से जो वुंड आपने 11 नंबर ब्लेड से बनाई है वो वाइडन हो जाएगी। वाइडन होने के बाद उसी आर्टरी फोर्सेप्स को आप उस वुंड के अंदर इंसर्ट करते हो और एक फिंगर आपकी कहाँ होती है? एनल कनाल के अंदर होगी। तो जो लेफ्ट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर होगी एनल कनाल के अंदर होगी। आप ग्रूव फील करते हो जहाँ पे स्फिंक्टर प्रेजेंट है, इंटरनल स्फिंक्टर ग्रूव हम फील करते हैं, वहाँ स्फिंक्टर को होल्ड करेंगे और बाहर की ऊंड से आपने आर्टरी फोर्सेप्स को इंसर्ट किया, उसकी टिप से आप स्फिंक्टर को बाहर निकालते हो। स्फिंक्टर की पहचान ये है कि येलोइश कलर का होता है, फाइब्रस टिश्यू है, येलोइश कलर का होगा। उसको आप बाहर निकालने के बाद कॉटरी की मदद से या आप सिंपल चाहें तो सीजर की मदद से उसको कट कर सकते हैं। तो कुछ फाइबर्स को हम कट कर देते हैं। लेटरल स्फिंक्टेरेक्टोमी में यही करते हैं कि आइदर साइड पे या लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, लेटरल साइड पे यानी जो एनल वर्ज है, एनल वर्ज के लेटरल साइड पे 1/2 इंच अवे या 1 इंच अवे हम एक स्टैब वुंड बनाते हैं। वहाँ से आर्टरी फोर्सेप्स को इंसर्ट करेंगे, उसके जॉ को ओपन करेंगे। जॉ को ओपन करने के बाद वुंड थोड़ी वाइडन हो जाएगी। वाइडन होने के बाद उसी आर्टरी फोर्सेप्स को उस वुंड के अंदर इंसर्ट करोगे। एक फिंगर आपकी जो इंडेक्स फिंगर होगी एनल कनाल के अंदर होगी। इंस्टिंक्टिव ग्रूव को आप फील करते हैं। उसके बाद राइट हैंड से जो आपने आर्टरी फोर्सेप्स को होल्ड किया है उसकी टिप की मदद से आप स्फिंक्टर को बाहर निकाल लेते हैं। एक धागा नुमा स्ट्रक्चर है बेसिकली, तो उसको बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद कॉटरी की मदद से उसको कट कर देते हैं। कट करेंगे तो प्रोसीजर कहलाएगा लेटरल स्फिंक्टेरेक्टोमी। उसके बाद जो वुंड आपने बनाई है उसको 1 या 2 सूचर हम अवेलेबल सूचर मटेरियल से, कैटगट से आप उसको सूचर कर देते हैं और विद इन 1 वीक वो वुंड जो होगा हील हो जाएगा। तो स्पाज की कंडीशन अगर डेवलप हुई है तो इसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? लेटरल स्फिंक्टेरेक्टोमी कर सकते हैं। साथ साथ में हम क्या करेंगे? जो फिशर बेड है उसको एक्सरसाइज करेंगे। यानी यहाँ पे 2 प्रोसीजर करते हैं, स्फिंक्टेरेक्टोमी अलोंग विद द एक्सीजन ऑफ द फिशर बेड। क्लियर? तो ये मेथड्स है। एक फिंगर जो एक सर्जन है उसका एक फिंगर किसके अंदर? एनल कनाल के अंदर है। दूसरे हैंड से वो स्टेप वुंड बनाने के बाद आर्टरी फोर्सेप्स इंसर्ट कर रहा है। फिंगर से जो इंस्टिंक्टिव ग्रूव है उसको फील करता है। उसके बाद स्फिंक्टर को बाहर निकालेगा, उसको कट करेगा और वुंड को क्लोज कर देगा। हार्डली ये 15 मुश्किल से 10 मिनट लगता है इस प्रोसीजर को कंप्लीट करने में। ठीक है। अदर मेथड्स की हम बात करें तो अदर मेथड्स में कुछ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, अगर हम बात करें कुछ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जिससे हम कर सकते हैं तो यहाँ नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल होता है। नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल क्यों होता है कि नाइट्रोग्लिसरीन बेसिकली मसल रिलैक्सेंट के तौर पे काम करता है। एमआई की कंडीशन में हम इस वजह से नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ इस्कीमिया डेवलप हो रहा है, एमआई की कंडीशन डेवलप हो रही है, वहाँ भी नाइट्रोग्लिसरीन ओरली इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ भी जो फाइबर्स हम डिस्कस करें, स्फिंक्टर भी किससे बना हुआ? मसल फाइबर से बना हुआ। तो लोकल एप्लीकेशन नाइट्रोग्लिसरीन का अगर होगा तो मसल स्पास की कंडीशन जो डेवलप हो रही है वो रिलीव हो जाएगी। तो लोकल एप्लीकेशन हम किसका कर सकते हैं? नाइट्रोग्लिसरीन का कर सकते हैं। ठीक है। पर इसके साथ साइड इफेक्ट क्या है कि यहाँ हेडेक डेवलप होता है, वैसो डायलेटेशन होता है। नाइट्रोग्लिसरीन का जो मैकेनिज्म ये भी है कि वैसो डायलेटेशन भी कॉज करता है। इसी वजह से नाइट्रोग्लिसरीन जो पेशेंट लेता है उसके बाद हेडेक की कंप्लेन होती है पेशेंट की। तो यहाँ भी लोकल एप्लीकेशन, अल्दो आप नाइट्रोग्लिसरीन का कर रहे हैं, ऐसे ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर नाइट्रोग्लिसरीन है, पर इसके साथ कॉम्प्लिकेशन ये इन्वाइटेबल है कि पेशेंट को पोस्ट एप्लीकेशन हेडेक होता है। ठीक है। तो नाइट्रोग्लिसरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही बोटुलिनम टॉक्सिन्स का इस्तेमाल किया जाता है। बोटुलिनम टॉक्सिन का आज भी बहुत सारे फेशियल सर्जरीज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, बोटॉक्स सर्जरी जिसे कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ बोटुलिनम टॉक्सिन ये मसल्स को पैरालाइज करने के लिए स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाता है। तो टेम्परेरी जहाँ स्फिंक्टर स्पास की कंडीशन में चला गया है वहाँ बोटुलिनम टॉक्सिन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ 25 यूनिट हम बोटुलिनम टॉक्सिन्स इंजेक्ट करते हैं। ठीक है। कहाँ इंजेक्ट करेंगे? इंटरनल स्फिंक्टर पे इंजेक्ट करेंगे। ये टेम्परेरी डीनर्वेशन कॉज कर देता है, यानी जो नर्व का कंडक्शन है वो ब्लॉक हो जाता है और उसके नतीजे में जो स्फिंक्टर होगा वो लैक्स हो जाएगा, यानी स्फिंक्टर टोन कम हो जाएगा
और इसके साथ साथ एक और एडवांटेज है कि ये ब्लड सप्लाई को भी इम्प्रूव करता है, तो इस्कीमिया कंट्रोल हो जाएगा, इस्कीमिया के नतीजे में भी फिशर डेवलप होता है। पर इसके साथ प्रॉब्लम यह है कि अगर स्फिंक्टर पैरालाइज है तो ऐसी कंडीशन में फीकल इनकंटिनेंस की कंप्लेंट डेवलप हो सकती है। ठीक है, तो ये मेथड है। इसके अलावा डिल्टियाज़म हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डिल्टियाज़म ये भी इस्तेमाल होता है किसके लिए, एंटी एंजाइनल ड्रग्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रेगुलर एनल डायलेटेशन हम एडवाइस कर सकते हैं पेशेंट को, खासतौर से जहाँ रिकरेंसी बार बार हो रही है। एनल एडवांसमेंट फ्लैप भी एक मेथड है जिसके थ्रू हम फिशर की कंडीशन को, जो क्रॉनिक फिशर है, उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो मल्टीपल मेथड्स है, पर आइडियल मेथड वही है ऑपरेटिव इंटरवेंशन जो हमने डिस्कस किया था, वो है लॉर्ड्स डायलेटेशन या रेस्मियर डायलेटेशन अलोंग विद फिशरेक्टोमी एंड लेटरल स्फिंक्टरेक्टोमी या इंटरनल स्फिंक्टरेक्टोमी या डोर्सल स्फिंक्टरेक्टोमी। तो ये मेथड्स हैं जो ऑपरेटिव मेथड्स है, उसका रिजल्ट और आउटकम बेहतर है। एक सेंटिनल पाइल हमने डिस्कस किया था, सेंटिनल पाइल को भी दोबारा से हम समझ लेते हैं कि सेंटिनल पाइल क्या है। तो अगर सेंटिनल पाइल प्रेजेंट है, स्किन टैग प्रेजेंट है, तो सेंटिनल पाइल का मतलब होता है गार्ड। ये कॉमनली एसोसिएट होता है फिशर इनिनो के साथ। ठीक है, क्रॉनिक टाइप ऑफ द फिशर जहां होगा वहां प्रेजेंट होगा। अगर क्रॉनिक फिशर है वहां अगर स्किन टैग प्रेजेंट है तो वो हेमेटोमा भी रिजल्ट कर सकता है, या अगर इन्फेक्शन हो गया तो एब्सेस फॉर्म हो सकता है यहाँ पे, और ये एक रिस्पॉन्सिबल होगा डिस्कम्फर्ट के लिए। तो अगर आपने सिर्फ लेटरल स्फिंक्टेक्टोमी कर दी और आपने फिशरेक्टोमी कर दी, पर जो स्किन टैग प्रेजेंट है जिसे सेंटिनल पाइल कह रहे हैं उसको एक्साइज नहीं किया, तो ऐसी कंडीशन में पोस्ट प्रोसीजर अगर कभी इन्फेक्शन हो गया या वहाँ पे कोई ट्रॉमा हो गया, ट्रॉमा के नतीजे में हेमेटोमा डेवलप हो सकता है। अगर इन्फेक्शन होगा तो एब्सेस फॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस सेंटिनल पाइल को भी एक्सरसाइज करते हैं। और सेंटिनल पाइल एक्सरसाइज आप सिंपली कर सकते हैं कॉटरी मशीन से। यहाँ भी जो एक्सीजन होता है हम वी शेप, इन्वर्टेड वी शेप में उसको एक्सरसाइज करते हैं। तो क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में कुछ और डिस्कस करेंगे।